अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यूएस हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह जो है वो न्यू डील वुडरो विल्सन लेकर आए थे और उन्होंने ये वादा किया था अवाम के साथ कि मैं जो ग्रेट डिप्रेशन के इफ़ेक्ट्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और आपको मैंने कहा था कि न्यू डील के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू होती है और उसके साथ अमेरिका के ज़्यादा जो ग्रेट डिप्रेशन के इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कि न्यू डील क्या है और वर्ल्ड वॉर 2 ने किस तरह अमेरिका के हालात बदले। तो देखें, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बिलीव दैट democracy has failed in other countries because of unemployment and insecurity. In the early 1930s, he proposed New Deal to end the Great Depression. The New Deal included many programs. उन्होंने एक न्यू डील के नाम से एक मंसूबा पेश किया। उन्होंने कहा कि जो बाकी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी फेल हुई है उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन इनसिक्योरिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है, और लोगों को गवर्नमेंट जॉब देती भी नहीं है। और इस तरह वो लोग जो है वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। बाकी इनसिक्योरिटी का ये मतलब है कि बाकी दुनिया जो है उससे इनको फियर है। लोगों को, कंट्रीज़ को जो है वो जब बाकी दुनिया के कंट्री से फेयर होना शुरू हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है उस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए। इनसिक्योरिटी से ये मुराद है। अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती। अब वुडरो विल्सन ने क्या किया, लोगों को रोज़गार देना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब है लोन्स लिए बाकी दुनिया से, कंट्री से, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को रोज़गार पे लगा दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट्स को इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है। स्टॉक मार्केट के न्यू रूल्स डाल दिए कि इतना पैसा होगा तो ये करोगे, वो करोगे, ऐसा करना, वैसा, ये सारी चीज़ें बैंक जो स्टॉक मार्केट था उसके लिए लॉज और रेगुलेशन जो है वो बना दी है, ठीक है। इसके बाद जो था वर्कर्स जो थे उनको कुछ यूनियंस बनाने के हक दिए कि आप यूनियन बना सकते हैं, अपने मसाइल यूनियन के थ्रू पेश कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल पार्क्स बनाए, ठीक है, वाटर क्लीनिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए, ट्रीज प्लांटेशन के प्रोजेक्ट्स बनाए, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें बनाई, इलेक्ट्रिक पावर पहुंचाई पुअर एरियाज तक, सही है। इसके साथ साथ जो थे वो जो जिन लोग उम्र रसीदा लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, गरीबों के लिए उनके सिक्योरिटी सिस्टम बनाए, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बना, बहुत सारे काम उसने किए, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए हर तरीका अपनाया जो किया जा सकता था, ठीक है जी। लेकिन उसको यह पता था कि इस चीज़ से हालात ठीक नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से उसने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उसको सबसे बड़ा फ़ायदा पता है किस चीज़ से हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 उसको तो नहीं तो पता ना कि दुनिया दोबारा जंग में जाएगी, लेकिन उसने अपनी तरफ से खिदमत लोगों की बहुत ज़्यादा की, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसने लोगों को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना वर्ल्ड वॉर 2 ने किया। वर्ल्ड वॉर 2 ने क्या किया? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि दुनिया को असलहा देना यूएसए का काम है, ठीक है। दुनिया को असलहा फ़रोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क यूएसए है, ठीक है। जहाँ पर भी जंग हो, इनकी जंग में, इनके शर में खैर होती है, ठीक है। जहाँ पर दुनिया में शर हो अमेरिका की वहाँ पर खैर होगी, सही है जी। ये दुनिया को असलहा फ़रोख्त करते। तो इसने क्या किया, लोगों को कहा कि ज़बरदस्त किस्म के फ़ाइटर प्लेन्स बनाओ, सारी चीज़ें इस तरह की बनाओ कि बाकी दुनिया हमसे असला खरीदने की शुरू हो जाए, ठीक है। तो यही काम इसने किया, इस तरह लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गई, ठीक है जी। अब दोबारा क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट न्यूट्रल है, ठीक है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में यूनाइटेड स्टेट न्यूट्रल था ना, इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूनाइटेड स्टेट न्यूट्रल है। अब जो जर्मनी था, इटली, जापान, इन लोगों को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ये कहा गया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में बताया था कि ये वो कंट्रीज थे जिनको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दी गई थी और उनको बोला गया था आपने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर दुनिया को घसीटा है ना, आप इसका पे बैक करो। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनको तो बड़ा गुस्सा आया हुआ था सबको, इन तीनों कंट्रीज़ को, या जो भी थे, एलाइज, जापान था, जर्मनी, इटली। आपको पता है यहाँ पर हिटलर और वो सारे लोग थे ना, फाशिज्म की तो उन लोगों ने क्या किया कि अब हम थोड़े से स्ट्रांग हो गए, अब दुनिया से बदला लेने का टाइम आ गया, तो इन्होंने दोबारा फड्डे करने शुरू कर दिए। इसी तरह दोबारा दुनिया को वर्ल्ड वॉर के अंदर ले गए ये कंट्रीज, जर्मनी, इटली, जापान वगैरह, ये कंट्रीज दोबारा दुनिया को वॉर के अंदर ले गए। अब हुआ क्या? अब ये हुआ, अमेरिका जो था वो उसने दोबारा अपने आप को न्यूट्रल जो है वो जाहिर कर दिया। यूरोप के बड़े कंट्रीज जो थे उन्होंने कन्फ्लिक्ट से दूर रहने को बेहतर समझा, ठीक है। कांग्रेस के अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग में ये बात की जाती है कि भाई हमने वॉर नहीं करनी, वॉर हमने नहीं करनी, हमने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपने अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। असला ज़रूर बेचना है लेकिन वॉर के अंदर नहीं घुसना, ठीक है। अब जापान क्या करता है? जापान एक बहुत बड़ी गलती करता है। जापान इस तरह करता है कि कॉलोनीज बनाता है चाइना के अंदर और कोरिया और ये वगैरह वगैरह जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, इसके अंदर कॉलोनीज बनाता है। और ये जो एशिया के कंट्रीज थे ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज को, ये वेस्टर्न इंडस्ट्री को खाम माल देते होते थे। आप इस बात को और से सुनो, उसको समझें। एशियन कंट्रीज बशमूल चाइना जो था, ये
वेस्टर्न कंट्रीज़ को खाम माल भेजा करते थे। जापान ने इनको कॉलोनाइज कर दिया। अब जब कॉलोनाइज कर दिया तो ज़ाहिर बात है खाम माल इनसे अमेरिका भी तो लेता था। अमेरिका ने कहा कि ये तुम लोगों ने जो कॉलोनाइजेशन की है ना, ये ठीक नहीं किया। इस चीज़ की बिना पर जापान का तेल बंद कर दिया यूएसए ने। जापान तकरीबन 80% जो ऑयल था वो यूएसए से खरीदता था। अब क्यों? उसने यूएसए ने कहा कि यार तुमने ये काम गलत किया है, जंग नहीं कर रहे लेकिन जो आपने काम किया ना ये गलत किया। कैसे कॉलोनाइज कर सके हो? कॉलोनीज बना दी तो यूरोपियन कंट्रीज और हमारा सारा ट्रेड का सिस्टम तो तबाह कर दिया है। अब वो जो खाम माल हमें पहुंचता है इंडस्ट्रीज को वो पहुंच नहीं रहा, तो इस पाबंदी को हटाओ, ठीक है। लेकिन जापान ने रिफ्यूज़ कर दिया, जापान नहीं माना। इस वजह से इन दोनों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ठीक है। और 7 दिसंबर 1941 को जापान क्या करता है, अमेरिका की एक फ्लीट है, ठीक है, पर्ल हार्बर हवाई के अंदर, उसके ऊपर अटैक कर देता है। समझ आई? इस तरह जापान जो है 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर लेता है। जब वो अटैक करता है तो अमेरिका डिक्लेयर वॉर ऑन जापान बिकॉज जर्मनी एंड इटली वर एलाइज ऑफ जापान, दे डिक्लेयर वॉर ऑन अमेरिका। ठीक है जी, इस तरह अमेरिका वॉर के अंदर आ जाता है। समझ आई? आई होप इस चीज़ समझ आ गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। अब अमेरिका वर्ल्ड वॉर के अंदर आ गया। जापान रिफ्यूज टू सरेंडर इवन यूएस फोर्सेस अप्रोच्ड टू द जापानीज होमलैंड। सम अमेरिकन थॉट इन्वेडिंग जापान वुड कॉज लार्ज नंबर ऑफ यूएस एंड जापानीज डेथ्स। When the atomic bomb was ready, President Henry S. Truman decided to use it on two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, to bring the war to an end without an invasion. World War II was finally over in August 1945. Soon the world would fear nuclear weapons far more powerful than the bombs used against Japan. अब क्या होता है, जापान किसी तरीके से बात नहीं मान रहा तो जो ट्रूमन था उस टाइम का प्रेसिडेंट, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने, आपको मैंने बोला था असलहा तैयारी किया था, एटॉमिक बॉम्ब फेंके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ये नाम आप याद रखें। एक के ऊपर जो बॉम्ब फेंका था वो उसका नाम था द फैट मैन, ठीक। ये बॉम्ब का नाम था फैट मैन। और दूसरे बॉम्ब का जो दूसरा सिटी के ऊपर फेंका गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय, ठीक है, द लिटिल बॉय। ये बॉम्ब के नाम थे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये हिरोशिमा के ऊपर फेंका था और ये 3 दिन के बाद नागासाकी के ऊपर फेंका था। ये शहरों के नाम थोड़ा सा देख लें, लेकिन ये फैट मैन जो था ये एक बॉम्ब का नाम था, दूसरे का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। तो ये जापान के ऊपर ये बॉम्ब फेंक दिए गए थे, ठीक है। और इस तरह जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो ख़त्म हो जाती है और अमेरिका एक बार फिर सुपर पावर के तौर पे दुनिया के ऊपर उभर आता है, ठीक है। अब क्या होता है ये तो जंग जीत जाता है, अमेरिका तो सुपर पावर बन जाता है, दोबारा अनरेस्ट, अमेरिका के अंदरूनी हालात फिर ख़राब हो जाते हैं। The African American civil rights movement was an ongoing fight for racial equality that took place for over 100 years after the Civil War. Leaders such as the Martin Luther King Jr., Booker T. Washington, and Rosa Parks paved the way for non-violent protest, which led to changes in the law. देखिए, आपको मैंने बोला था तकरीबन 100 साल लगे थे इन कानूनों को अमेरिका के अंदर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। और जो साउदर्नर्स थे, वाइट पीपल, वो इन कानूनों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस वजह से काले निकल आए रोडों के ऊपर और उन्होंने क्या किया, ब्लैक अमेरिकन, सॉरी मैं काले काले बोल रहा हूँ, ब्लैक अमेरिकन जो थे वो निकल आए और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको नाम किया द सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। सिविल वॉर भी चली इन्हीं लोगों की वजह से और सिविल राइट मूवमेंट भी इन लोगों की वजह से चली थी, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट हम करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, और हम अपने हक जो है वो मांगेंगे। अब सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट कैसे होती है, उसकी बैकग्राउंड के अंदर एक चीज़ पड़ी है, उसका नाम है द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। अब ये एक मूवमेंट है, एबोलिशनिस्ट वो लोग थे जिसने कहा था कि स्लेवरी जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये ख़त्म होनी चाहिए, एबॉलिश करनी चाहिए, स्लेवरी को एबॉलिश होना चाहिए। उन लोगों को कहा गया था एबॉलिशनिस्ट, ठीक है। इन्होंने मूवमेंट चलाई थी। Before the Civil War, many of the northern states had outlawed slavery. During the Civil War, Abraham Lincoln freed the slaves with the Emancipation Proclamation. After the war, slavery was made illegal with the 13th Amendment of the U.S. Constitution. ठीक है, आपको याद होगा जब आपको मैं पढ़ा रहा था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर मैंने 13 अमेंडमेंट आपको हाईलाइट करके दी और आपको बोला था कि इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो जनाब देख लें,
ये अब्राहम लिंकन की वो अमेंडमेंट थी जिसने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है जी। तो सिविल राइट मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हो गई थी और दोबारा इन्होंने क्या किया, एक पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है जी। अब सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे सेग्रीगेशन लॉज एंड द जिम क्रो लॉज, ठीक है। तो ये क्या थे, आफ्टर द सिविल वॉर मैनी साउदर्न स्टेट कंटिन्यू टू ट्रीट अफ्रीकन अमेरिकन एज सेकंड क्लास सिटीजन। आपको मैंने कहा था ना कि साउथ के अंदर इनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे देखा जाता था। दे इम्प्लीमेंटेड लॉज दैट केप्ट ब्लैक पीपल टू सेपरेट फ्रॉम द वाइट पीपल। दीज लॉज बिकेम नोन एज द जिम क्रो लॉज, जिम क्रो लॉज। They required separate school, restaurant, restroom, transportation based on the color of person's skin. Other law prevented many black people from voting. The civil rights movement gained momentum in the 1950 when the Supreme Court ruled that the segregation in school was illegal in the case of Brown versus Board of Education. अच्छा जी, अच्छा ये मैं अब वर्ल्ड वॉर की बात कर तो इनको बीच में क्यों लेकर आ गया, ये इसलिए लेकर रहा है आपको मैंने बोला तो 100 साल लगेंगे इनको इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए। तो जी वो 100 साल पूरे हो गए, डेट्स देख लें। ये भी सिविल राइट मूवमेंट भी चालू हो गई है, ठीक है जो, और इनको भी अपने हकूक जो हैं वो मिल गए हैं, ठीक है जी। जो ब्लैक अमेरिकन थे इनको भी हकूक मिल गए हैं और लॉ बनाया गया, ठीक है। सेग्रीगेशन को और जिम क्रो लॉ को इलीगल करार दे दिया गया, ठीक है जी। अब ये भी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकते हैं। क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए इस मूवमेंट के अंदर। सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 का, ठीक है जी। प्रेसिडेंट जॉनसन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सेग्रीगेशन को ख़त्म कर दिया था और साउथ से जिम क्रो लॉस को ख़त्म कर दिया था। इस तरह वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 हुआ जिसने ये कहा कि जो ब्लैक अमेरिकन है इनको भी वोट करने का उसी तरह हक हासिल होगा और ये भी बिल्कुल इक्वल सिटीजन होंगे अमेरिका के। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं द कोल्ड वॉर स्टार्टेड, दोबारा जंगों में आते हैं जी। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है, अमेरिका जीत जाता है, दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर रह जाता है जिसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों, इसलिए क्योंकि इसी ने तो वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया। दुनिया डर जाती है यार, इनके पास एक ऐसा हथियार है जो पूरे के पूरे सिटीज़ को बर्बाद कर सकता है। सब लोग डरते हैं, अमेरिका से डर जाते हैं, सब तमाम दुनिया डर जाती है, इसीलिए सोल सुपर पावर रह जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में एक और चीता भी है, उसका नाम है रशिया। उस टाइम उसका नाम था द सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन ऑफ रशिया। वो चीता ये कहता है कि नहीं, अब शेर मैं भी हूँ, अकेला यूएसए नहीं है। अब वो एक अपनी पॉलिसी लेकर आता है जिसका नाम है कम्युनिज्म, ठीक है। और वो कहता है कि जो अमेरिका का सिस्टम है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये तो दुनिया को बर्बाद करेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है, ये तो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। अब यूरोप जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है, यूरोप के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, बर्बाद हो चुका है, यूरोप के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। अब रशिया ये करता है, वो यूरोप को ये दिलासा देता है कि आप अगर कम्युनिज्म की पॉलिसी के ऊपर अमल करोगे तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे, ठीक है, फलाह का रास्ता यही है। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, फलाह का रास्ता कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म नहीं है। तो अमेरिका कैपिटलिज्म को मतलब स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है और यूएसएसआर जो है ये सोवियत यूनियन वो कम्युनिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वजह से यूएसएसआर यानी रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है जिसका नाम है द कोल्ड वॉर। अब इसको कोल्ड वॉर के साथ साथ प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं, ठीक है जी, इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। अब प्रॉक्सी वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए इन दोनों ने आमने सामने जंग नहीं की थी बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूज़ किया था, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। खुद नहीं थे जंग कर रहे, लड़ा रहे थे और कंट्रीज को, ये आमने सामने इनकी टक्कर कभी नहीं हुई। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है। आपके सामने स्लाइड है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। आपको कहानी मैंने बता दी कि क्या मतलब था इसका, तो कोल्ड वॉर का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आया, अच्छा आपको मैंने बताया ना कि जो कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए रशिया के पास बड़ा पैसा था, उसने वो पैसा लगाया। अमेरिका के पास पैसा इतना नहीं था क्योंकि उसने तो एयरक्राफ्ट और ये सारी चीज़ें बनाई, एटम फेंके, ठीक है, जितनी भी इसके पास सोल्जर्स और सब कुछ उसके ऊपर लगा दिया। लेकिन इनके पास इतना पैसा ज़रूर था, मतलब जंग से इकट्ठा और असले से इतना पैसा कमाया था कि एक इनके जो सदर थे मार्शल, ठीक है, उसने ये कहा कि हम यूरोप को वो तमाम पैसा देंगे कि इससे वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके, ठीक है, अपने आप को वो रीबिल्ड कर सके। यूरोप तो बर्बाद हो गया था ना, ठीक है। तो 13.3 बिलियन डॉलर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए, 13.3 बिलियन डॉलर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए यूरोप के ऊपर और यूरोप को बोला कि आप
इस तरह करो, आप अपना कंट्री को डेवलप करो, ये मुझसे पैसा ले लो और इस कंट्री को डेवलप करो। जब आप अपनी कंट्री को डेवलप कर लो, ये पैसा मुझे दे देना। और यहीं से आपका जनाब IMF और वर्ल्ड बैंक और ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसका नाम था ये थोड़ी सी हिस्ट्री की आपको बता दूं, इस चीज़ का नाम था द ब्रेटन वुड सिस्टम। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम। और ब्रेटन वुड सिस्टम का कंसेप्ट जो था वो यही था कि जनाब आप दुनिया को, बल्कि यूरोप को, इस तरह आग में धकेल दो कि आपको हम लोग कर्जा देंगे, आप अपने मुल्क को तो सुधारो, लेकिन वो कर्जा उतारते उतारते आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन कर्जे नहीं खत्म होंगे। और यही काम था IMF का, यही खेल अमेरिका खेलता है बाकी दुनिया के साथ। आपको कर्जा देता है और आपको बोलता है आपके मुल्क में जो चल रहा है कोई मसला नहीं, आपसे कर्जा ले लें, ठीक है, और ये आसान आसान शराइत हम आपको कर्जा देंगे, आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी करें, ठीक है, और हमें फिर कर्जा वापस कर दें खुशी खुशी। पैसे कौन नहीं लेता भाई, सारे लोग पैसे लेते हैं, लेकिन उस पैसे को वापस भी करना। पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया का हर मुल्क इस IMF का कर्जदार है, ठीक है। और पैसा तो देना आसान है, लेकिन उस पैसे को वापस करना, फिर सूद समेत वापस करना। तो जब भी बंदा इस जंगल में फंस जाता है वो फिर अमेरिका का कर्जदार ही रहता है। यही काम मार्शल प्लान ने किया था। $13.3 बिलियन जिसने यूरोप को दिए थे, ये सोच के कि इस यूरोप को तमाम उम्र में मैं गुलाम बना के रखूंगा। और अभी तक ये IMF का सिस्टम चला। अगर आपको मजीद पढ़ने का शौक है, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ब्रेटन वुड सिस्टम का कंसेप्ट जरूर पढ़ें, ठीक है जी, इससे आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। वैसे इसका कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, सही है। तो मार्शल प्लान से क्या हुआ, यूरोप को कर्जा दे दिया गया $13.3 बिलियन का, और इस तरह रशिया का जो रेड स्केयर की कहानी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब क्या होता है, आखिरकार कोल्ड वॉर ख़त्म होती है। The Cold War was a long period of tension between the democracies of Western world and the communist countries of Eastern Europe, ठीक है, सारी कहानी वो मैंने बता दी। Cold War came to an end with the collapse of Soviet Union in 1991। 1991 में होता ये है कि रशिया आखिरकार मान जाता है कि अमेरिका USA की पॉलिसी के अंदर के सामने मेरी पॉलिसी कुछ भी नहीं है, ठीक है। रशिया की बात कोई भी नहीं मानता, आखिरकार वो तनो तनहा खड़ा हो जाता है, ठीक है। 1991 में वो करता क्या है, USSR, अब कह रहा हूँ USSR, रशिया, वो ये करता है कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर लेते हैं 80s में, ठीक है। हमारे पास जनरल ज़ियाउल साहब है, वो जब इसके ऊपर अटैक करता है ना अफगानिस्तान के ऊपर, यहाँ पर आर्मी चीफ सदर ज़ियाउल हक को ये पता चलता है कि यार इसके बाद हमारी बारी है, पाकिस्तान की बारी। अब ये तो सेंट्रल एशिया में USSR आ गया और वो ये चाहेगा कि इनको भी कब्जा कर लो। अब आपको पता है सेंटो सीटो हमने की हुआ था अमेरिका के साथ। जब अमेरिका को पता चला कि ये तो यहाँ पर आएगा, तो जब अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा रशिया, USSR, ठीक है, तो पाकिस्तान तो एलाई था, US का एलाई था, तो उन्होंने USA ने सदर ज़ियाउल हक के साथ मिलकर USSR के खिलाफ वो चीज़ चलाई। मैं उसकी डिटेल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो करंट है, फिर पाकिस्तान का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने USA के साथ मिलकर USSR को टुकड़े टुकड़े कर दिया और 1991 में USSR ख़त्म हो गया और ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे ये बने और USSR सिर्फ और सिर्फ रशिया रह गया, ठीक है। USSR से रशिया रह गया और ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही 1991 में USSR ख़त्म होकर सिर्फ वो रह गया, रशिया रह गया, और जो कम्युनिज्म था वो ख़त्म हो गया दुनिया से, सिर्फ कैपिटलिस्ट सिस्टम रह गया और सोल सुपर पावर अमेरिका दोबारा रह गया, ठीक है जी। प्रेसिडेंट बुश आते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आने वाली। तो दोस्तों आखिर में जैसे आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल पर सिर्फ US हिस्ट्री के कोर्स नहीं बल्कि मज़ीद भी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मौजूद हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अपना पसंदीदा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और इससे मुतालिक जितनी वीडियोज़ हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई राय देना चाहते हैं, ठीक है, सजेशन देना चाहते हैं लेक्चर्स के हवाले से, फेसबुक पेज भी है, ठीक है, अंबर एकेडमी ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर हमें सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।